देखो टॉपिक्स पढ़ाते वक्त पढ़ा दिए सारा। एक बार फिर से टॉपिक क्या है? अफवाह। क्या है? अफवाह। अफवाह एक ऐसा शब्द है जो किसके बारे में बात करता है? तो नदी तंत्र के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करेगा? नदी तंत्र के बारे में। मतलब जिस क्षेत्र से जिस क्षेत्र तक नदी बहती है वो क्या कहलाता है? उसका अफवाह कहलाता है। तो देखो क्या लिखे हैं स्वाति। विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धारा मिलकर ये क्या करती है? बड़ी नदी या मुख्य नदी का क्या निर्माण करती है। जितनी भी नदियां है ना, सबका उद्गम स्थल कोई झील है, तो कोई ग्लेशियर है, तो कहीं पहाड़ के किनारे से निकला हुआ है, किसी ना किसी प्रकार से क्या हुआ है? निकला हुआ है। तथा हर नदी का मिलन, छोटी नदी का मिलन किसमें? बड़ी नदी में है। बड़ी नदी का मिलन किसका? उससे बड़ी नदी में है, और किसी न किसी रूप में कहां पर जाके मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। देखो वही लिखा है अफवाह द्रोणी। कौन सा टॉपिक्स? अफवाह द्रोणी। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, एक नदी जितने क्षेत्र का जल लेकर के प्रवाहित करता है वह उसका क्या कहलाता है? अफवाह द्रोणी कहलाता है। क्वेश्चन पूछेगा, पूछा हुआ है आपसे। देखो विश्व का सबसे बड़ा अफवाह द्रोणी किस नदी का है? अमेजन नदी का। किस नदी का है? अमेजन नदी का। भारत का बड़ा सबसे बड़ा अफवाह द्रोणी किस नदी का है? गंगा नदी का। देखो और कुछ क्वेश्चन लिख दिए कि भारत का बड़ा सबसे बड़ा अफवाह नदी द्रोणी किसका? गंगा नदी का है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी, है ना। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन है? अमेजन नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी, है ना। भारतीय उप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी। फिर देखो जल विभाजक। जल विभाजक कहाँ पे होगा? तो जो उच्च भूमि होगा ना, उच्च भूमि के दोनों किनारे यदि क्या हो गया? जल बह गया, जैसे नर्मदा नदी, है ना। और एक कौन सा? सोन नदी। एक नर्मदा और एक कौन सा? सोन। नर्मदा पश्चिमी तट की ओर, और सोन नदी किधर की ओर? उत्तर की ओर। तो ये क्या हो गया? अमरकंटक की जो पहाड़ी है वो क्या कर दिया? जल विभाजक का काम किया। तो वही लिखा है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र, पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अफवाह द्रोणी को क्या करता है? अलग करता है। इस प्रकार उच्च भूमि को क्या कहा जाता है? जल विभाजक कहते हैं। क्या कहते हैं इसका? जल विभाजक कहते हैं। फिर देखो ये भारत का अफवाह तंत्र, इसका हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग को जो टॉपिक्स पढ़ना है इसमें किसका पढ़ना है? भारत के अफवाह तंत्र को पढ़ना है। तो भारत के अफवाह तंत्र को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन? एक हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में, और दूसरा क्या लिखा है? प्रायद्वीपीय नदी के रूप में। तो देखो हिमालय से निकलने वाली नदी के क्या क्या गुण है उसके बारे में देखो। यह नदी सदा निरा होती है। सदा निरा मतलब क्या? सालों भर बहते रहती है, क्योंकि इसका उद्गम स्थल कोई ना कोई क्या है? ग्लेशियर है। ये जो वहां से हिमालय से निकलने वाली नदियां जितनी भी है, सबका उद्गम स्थल किसी ना किसी रूप से क्या है? ग्लेशियर से हुआ है। इसलिए क्या ये सदा बहते रहती है। यह नदी पूर्ववर्ती अफवाह प्रणाली विकसित करती है, अर्थात अपने जो पुराना रास्ता है उसी रास्ते पर क्या होती है? चलते रहती है, नया रास्ता नहीं बनाती है। इससे अवसाद की मात्रा अधिक होती है। इसमें क्या होता है? अनिशिल्ट है, बालू है, सब क्या होगा? उसकी मात्रा अधिक होती है। क्यों? क्योंकि पहाड़ों पर जो चट्टान को तोड़ता फोड़ता है, तो जो ढाल ज्यादा मिल जाता है वो तो अपने साथ ज्यादा मात्रा को क्या करता है? बहा करके ले आता है। इससे निकलने वाली नदियां तलीय प्रदन करती है। तलीय प्रदन मतलब क्या? नीचे गड्ढा ज्यादा करती है ना, जिसके कारण यह अधिक गहरा होता है। जिसके कारण यह नदी क्या होता है? अधिक गहरा। यह नदी मुहाने पर किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। यह नदी जब भी समुद्र से मिलती है या किसी बड़ी छोटी नदी बड़ी नदी में मिलती है तो किसका निर्माण करती है? डेल्टा का। मध्य एवं निचले भाग में ये नदी विसर्प के रूप में, है ना, विसर्प मतलब सांप के आकार के रूप में, गोखुर झील, गोखुर झील मतलब गाय के खूर के जैसा झील का निर्माण करती है, बाढ़ वाला मैदान का क्या करती है? निर्माण करती है, या निक्षेपण का कार्य करती है। ये टॉपिक था, चलो नोट करो। देखो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां क्या है? जो हिमालय से निकलने वाली नदियां, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां, दोनों में अंतर भी है। प्रायद्वीपीय पठार से जो नदियां निकलती है वो देखो क्या है कि यह सामान्यतः सदा निरा नहीं होती है। सदा निरा मतलब क्या? ये सालों भर बहती नहीं है, है ना।
बारहमासी नहीं है। जब बरसात आएगा तो ये क्या होगा, उफान में होगा। जब बरसात खत्म तो उफान नदी ये भी खत्म। देखो, यह नदी अनुवर्ती या अनुगामी अपवाह प्रणाली विकसित करती है, अर्थात जिधर ढाल मिल जाएगा उधर ये नदी क्या हो जाएगी, बह जाती है। अर्थात भूमि के ढाल का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ती है। यहाँ जो प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, यह नदी कम चौड़ी होती है और इसमें अवसाद की मात्रा भी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि ढाल ही कम है। तो जब ढाल कम है तो कचरा उचरा बहा के ले जाने की क्षमता क्या है, कम है। यह नदी तलीय अप्रदन ना करके क्या करती है, पार्श्व अप्रदन करती है। ये नीचे गड्ढा ना करके क्या दोनों किनारे को तोड़ती है। देखो, ये नदी डेल्टा या एस्चुरी का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदी किसका, डेल्टा का भी, और ये क्या एस्चुरी का भी क्या करती है, निर्माण करती है, या ज्वार नद का निर्माण करती है। देखो, जो नदी पूर्व की ओर बहती है वो डेल्टा का निर्माण करती है, और जो नदी पश्चिम की ओर बहती है वो क्या करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। फिर देखो, हिमालय की नदियां, हिमालय की नदियां, सिंधु नदी, गंगा नदी तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली क्या है, प्रमुख नदी है। देखो, किसी नदी तथा उसकी सहायक नदी को नदी तंत्र कहा जाता है। किसी नदी तथा उसके सहायक नदी को क्या कहा जाता है, नदी तंत्र कहा जाता है। हम लोगों को 3 टॉपिक्स पढ़ना है इस चैप्टर में। उस टॉपिक्स पर अभी तक हम लोग पहुंचे नहीं है। देखो क्या है, सो हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदी तंत्र में कौन सा, सिंधु नदी तंत्र को पढ़ेंगे, गंगा नदी तंत्र को पढ़ेंगे, और कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये 3 टॉपिक्स को हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। चलिए, नोट कर लिए। देखो बोर्ड पे सभी लोग, सिंधु नदी तंत्र किसके बारे में बात किया जाता है, तो सिंधु नदी तथा उसके सहायक नदियों के बारे में क्या किया जाता है, बात किया जाता है सिंधु नदी तंत्र में। सिंधु नदी तंत्र में पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन सी नदी के बारे में, सिंधु नदी के बारे में। देखो, क्योंकि ये सबसे बड़ी नदी है। इस नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, मानसरोवर झील के पश्चिम किनारे। यह नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर में ही प्रवाहित होती है। भारत में इस नदी की लंबाई कितना है, 1134 किलोमीटर है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी को लेकर जल के बंटवारे के लिए 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौता हुआ था। ठीक है, 80% पानी पाकिस्तान को दे देना है, 20% पानी भारत क्या कर सकता है, उसका उपयोग कर सकता है। किसका, सिंधु नदी का, है ना। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितना है, 2900 किलोमीटर है। सिंधु नदी पाकिस्तान के कराची के निकट जाकर के अरब सागर में क्या हो जाती है, मिल जाती है। देखो, सिंधु नदी तथा इसके कुछ प्रमुख सहायक नदी कौन कौन है, तो देखेंगे सतलज, कौन सा, सतलज, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, जातकर, गिलगिट, और ये क्या, सियांग। किसकी सहायक नदी है, सिंधु नदी की क्या है, सहायक नदी। हम लोग उसमें से पहला पढ़ेंगे, सिंधु नदी में से सतलज नदी। इस नदी का उद्गम स्थल राकसताल झील है। राकसताल झील भी मानसरोवर झील के पास ही है। यह नदी शिवकिल्ला दर्रा को पार करते हुए भारतीय भूभाग हिमाचल प्रदेश राज्य में क्या करती है, प्रवेश करती है, और पहली बार मैदानी भाग कहाँ पर, पंजाब में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र है, वहां से फिर मैदानी भाग कहाँ पर, पंजाब में। इस नदी की लंबाई भारत में 1050 किलोमीटर है। सतलज नदी की लंबाई भारत में कितना है, 1050 किलोमीटर है। यह नदी पंजाब के कपूरथला के निकट व्यास नदी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ नागल बांध, जो सतलज नदी पर ही क्या किया गया, बनाया गया। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा, हीराकुंड बांध, जो किस नदी पर है, महानदी पर है, उड़ीसा में है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है, भाखड़ नागल बांध, जो कहां पर है, सतलज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ बांध से निर्मित कृत्रिम जलाशय को गुरु गोबिंद सागर जलाशय कहा जाता है, जो भारत का सबसे बड़ा क्या है, कृत्रिम जलाशय है। फिर है चिनाब नदी, कौन सा नदी, चिनाब नदी। इस नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के वारालपचा दर्रा के निकट है। कहां पर है, वारालपचा दर्रा के निकट। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब नदी सिंधु नदी की क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर देखो झेलम, कौन आया, झेलम।
उद्गम स्थल जम्मू कश्मीर में स्थित शेषनाग झील है। कहां पर? शेषनाग झील में। यह नदी श्रीनगर में स्थित उलर झील से होकर प्रवाहित होती है। श्रीनगर में कौन से झील से होकर के? उलर झील से होकर के क्या होती है? प्रवाहित होती है, जिसके कारण उलर झील का जो जल है वो क्या रहता है? मीठे पानी का झील कहा जाता है, यानी वो मीठा रहता है। फिर देखो श्रीनगर शहर किसके नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे क्या हुआ? बसा हुआ है। चलो इतना ही तक, आगे देखो। रावी नदी के बारे में भी जान लो। सब चीज का जो जितना भी नदी है बताया जाएगा ना, तो वही है। रावी नदी का भी उद्गम स्थल कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में स्थित कहाँ पर? रोहतांग दर्रा के पास है। सिंधु नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? रावी नदी। यह नदी पाकिस्तान में मुल्तान के निकट चिनाब एवं झेलम के संयुक्त धारा में आकर के क्या हो जाती है? मिल जाती है। फिर देखो तीन बांध परियोजना। कौन सी बांध परियोजना? तीन बांध परियोजना इसी नदी पर क्या हुआ? बना हुआ है। फिर आया व्यास नदी। कौन सा नदी? व्यास नदी। इस नदी का भी उद्गम स्थल कहाँ पर है? रोहतांग दर्रा के निकट ही है। फिर देखो यह नदी पंजाब के कहां पर? कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर किसमें? सतलज नदी में क्या होता है? मिल जाता है। किस नदी में मिल जाता है? सतलज नदी में। यहाँ देखो उसमें लिखा है व्यास नदी में मिल जाता है और ये सतलज नदी में, यानी आगे दोनों बढ़ जाता है। फिर देखो पोंग बांध परियोजना इसी नदी पर स्थित है। कौन सी परियोजना? पोंग बांध परियोजना क्या है? इसी नदी पर स्थित है। आगे कल का टॉपिक रहेगा कौन सा? गंगा नदी तंत्र। चलिए नोट करा। देखो बोर्ड पे देखो क्या लिखा हुआ है? गंगा नदी तंत्र। कौन सा नदी तंत्र? गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र में किसके बारे में पढ़ना है? तो गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के बारे में क्या करना है? जानकारी देना है। देखो सहायक नदी कौन कौन है गंगा नदी के? तो यमुना नदी, सरयू नदी, घाघरा नदी, गंडक, कोसी, गोमती, महानंदा, पुनपुन, ये सब किसकी है? तो गंगा नदी की क्या सहायक नदी है। गंगा नदी में बाएं तरफ से और दाएं तरफ से दोनों तरफ से मिलने वाली नदियों का नाम देखो। गंगा नदी में दाएं किनारे से मिलने वाली नदी कौन कौन है? तो यमुना है, सोन है, पुनपुन है, दामोदर etc है। और गंगा में बाएं किनारे से मिलने वाली नदी कौन कौन है? तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, महानंदा और कौन सा? ब्रह्मपुत्र। अब हम लोग देखते हैं गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी इसका उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में स्थित गंगोत्री हिमालय से। कहां से हुआ? गंगोत्री हिमालय से। देखो जहां पर इसका उद्गम हुआ है ना, उद्गम स्थल के निकट इसे भागीरथी नदी कहा जाता है। उद्गम स्थल के निकट क्या कहा जाता है इसे? भागीरथी नदी। देखो गंगा कई धाराओं से मिल करके बना हुआ है। देखेंगे विष्णु गंगा प्लस धौली गंगा। कौन कौन सा नाम दिया हुआ है? विष्णु गंगा प्लस धौली गंगा। कहां पर मिला? विष्णु प्रयाग में। और किस नदी का निर्माण किया? अलकनंदा। किस नदी का निर्माण किया? अलकनंदा। अलकनंदा प्लस पिंडार नदी। अलकनंदा प्लस कौन सा? पिंडार नदी। कहा मिला? कर्ण प्रयाग में। कहा मिला? कर्ण प्रयाग में। और कौन सी नदी कहलाया? अलकनंदा ही कहलाया। फिर अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। अलकनंदा प्लस कौन सा? मंदाकिनी। कहां पर मिला? रुद्रप्रयाग में। कौन सी नदी कहलाया? अलकनंदा। और अलकनंदा प्लस भागीरथी नदी मिला कहां पर? देवप्रयाग में। और उसे क्या नाम दिया गया? गंगा नाम दिया गया। और फिर गंगा प्लस यमुना मिला कहां पर? प्रयाग में। तो उस जगह पर भी उसका नाम क्या रखा गया? गंगा ही रखा गया। देखो गंगा नदी की कुल लंबाई कितना? 2525 किलोमीटर है। इसे भारत का क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय नदी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में इसकी एक शाखा हुगली के नाम से निकलकर स्वतंत्र रूप से कहां पर? बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है? गिर जाती है। गंगा की मुख्य धारा पद्मा के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और यहीं पर है ना, यमुना नहीं जमुना, ब्रह्मपुत्र को क्या कहा गया? जमुना नदी गंगा में बाएं किनारे से आकर के क्या हो जाती है? मिल जाती है। और इन दोनों की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। फिर देखो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। इसे सुंदरवन का डेल्टा भी कहा जाता है। क्यों सुंदरवन का डेल्टा क्यों कहा जाता है?
क्योंकि यहाँ पर क्या सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। ये था गंगा नदी के बारे में कुछ जानकारी। फिर देखो यमुना नदी, कौन सी नदी? यमुना नदी। इसका उद्गम स्थल उत्तराखंड में बंदरपुर श्रेणी में स्थित यमुनोत्री हिमालय है। कहाँ से है? उत्तराखंड में बंदरपुर एक जगह का नाम है, वहां पर यमुनोत्री हिमालय है। बर्फ का ग्लेशियर, हिमालय मतलब क्या? बर्फ का ग्लेशियर, उससे है। यमुना नदी की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। यमुना नदी की कुल लंबाई कितना है? 1376 किलोमीटर। यह नदी गंगा नदी में प्रयाग आने, है ना, गंगा नदी में प्रयाग यानी इलाहाबाद में दाएं किनारे से क्या हो जाती है? मिल जाती है। यमुना नदी की भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। कौन है? चंबल, बेतवा, केन, रिहंद, वरुणा, हिंडन, सब किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। दिल्ली शहर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। फिर देखो रामगंगा, इसका उद्गम स्थल कुमायूं हिमालय में स्थित गोरसेन नामक स्थान पर हुआ। यह नदी बाएं किनारे से कन्नौज के निकट आकर के किसमें? गंगा नदी में मिल जाती है। और इसकी कुल लंबाई कितना है? 590 किलोमीटर है। देखो देखो घाघरा नदी या सरयू नदी, है ना, घाघरा नदी है कौन सा? सरयू नदी। उद्गम स्थल कहाँ पर? तिब्बत में जो मानसरोवर झील है उसके निकट मापचा अंगू हिमालय है। ठीक है, ये सब आप नहीं रखना, आप लोग को खाली जानकारी ले लीजिए। यह नदी नेपाल हिमालय को काटती हुई छपरा के निकट कहाँ पे? गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई कितना? 1080 किलोमीटर है। फिर आया गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती। उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला में स्थित हिमालय से है ना। यह नदी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के निकट गंगा में क्या हो जाती है? मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई कितना है? 940 किलोमीटर। गंडक नदी, उद्गम स्थल धौलागिरी पर्वत। उद्गम स्थल कहाँ पर? धौलागिरी पर्वत। यह नदी पटना के निकट यानी सोनपुर में है ना, वो गंगा नदी में आकर के क्या हो जाती है? मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई कितना? 300 किलोमीटर। फिर देखो कोसी नदी, यह नदी 7 धाराओं से मिलकर के बनी हुई है। यह नदी प्रतिवर्ष अपना मार्ग में क्या करती है? परिवर्तन करते रहती है और प्रत्येक साल भयंकर बाढ़ लाती है। इसे बिहार का कौन सा नदी कहा जाता है? शौक नदी भी कहा जाता है। कारगोला के निकट गंगा नदी में आकर के क्या हो जाती है? मिल जाती है। आज इतना ही। महानंदा नदी, यह नदी भारतीय क्षेत्र में बाएं किनारे से मिलने वाली गंगा की सबसे अंतिम नदी है। यह नदी दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलकर पश्चिम बंगाल में ही गंगा में जाती है। फिर देखेंगे सोन नदी। इस नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक चोटी है। यह नदी प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र नदी है जो उत्तर भारत की ओर प्रवाहित होती हुई पटना के पश्चिम में गंगा में आकर के मिलती है। फिर हम लोग दामोदर नदी पढ़ेंगे। इस नदी का उद्गम स्थल झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है। यह नदी छोटा नागपुर पठार के भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है और पश्चिम बंगाल में कुल्टा के निकट गंगा की शाखा हुगली में मिल जाती है। भारत का सबसे पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जिसका शुभारंभ 1948 ईस्वी में किया गया था। फिर चंबल नदी, इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के मालवा पठार में स्थित मऊ नामक स्थान है। उत्तर प्रदेश के इटावा के निकट यह नदी यमुना नदी में जाती मिल जाती है। फिर हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसके अंतर्गत ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदी को शामिल किया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील है, जहाँ से यह नदी पूर्व एवं दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। तिब्बत को पार करते हुए हिमालय पर्वत को काटकर सर्वप्रथम भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। फिर असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जहाँ यह पद्मा में बाएं किनारे से मिल जाती है। पद्मा मतलब गंगा, है ना। 12वां शिखर जो 7,757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अच्छा जैसा मोड़ बनाकर भारत में अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहान एवं असम की निचली घाटी में ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में यमुना नदी कहा जाता है। जमुना एवं पद्मा के संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है, यानी गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? मेघना। फिर आया ब्रह्मपुत्र नदी भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी और सबसे चौड़ी नदी है।
इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जिसका भारतीय क्षेत्र में है ना इस नदी का मात्र 1346 किलोमीटर विस्तार है। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है और भारत में है उच्च वर्षा वाला क्षेत्र से होकर के गुजरती है। यह नदी यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे फिर प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख नदी, अरब सागर में गिरने वाली नदी और बंगाल की खाड़ी में। पहला पढ़ेंगे नर्मदा नदी। इसका उद्गम स्थल अमरकंटक चोटी है, वहां से यह नदी पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हुई अरब सागर के खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। नर्मदा नदी विंध्य पर्वत एवं सतपुड़ा पर्वत के बीच स्थित फ्रेंच घाटी में प्रवाहित होती है। इस नदी के द्वारा डेल्टा के बदले एस्चुरी का निर्माण करता है। नर्मदा नदी के द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात है ना प्रपात का निर्माण किया गया। इसे ही कपिल धारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। फिर आया ताप्ती नदी। इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बेतुला जिला में स्थित मुल्ताई या मुल्ताप्ती है। इस नदी के द्वारा भी डेल्टा के बदले एस्चुरी का निर्माण किया जाता है। यह नदी सतपुड़ा पर्वत एवं अजंता पर्वत के बीच स्थित ब्रह्म घाटी से होकर प्रवाहित होती है, अतः यह अरब सागर में खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। फिर हम लोग पढ़ेंगे लूनी नदी। यह एक मरुस्थलीय नदी है, यह केवल बरसात के दिनों में पानी दिखाई देता है और अंततः राजस्थान के अजमेर में स्थित अरावली पर्वत श्रेणी से निकलकर कच्छ की खाड़ी में बीत जाता है। आगे का टॉपिक्स देखिए, माही नदी। इस नदी का उद्गम स्थल राजस्थान के कहां पर, उदयपुर जिला में स्थित कहां पर, अरावली पहाड़ी से है। इसकी लंबाई 553 किलोमीटर है। ये नदी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह कर्क रेखा को कितना बार काटती है, 2 बार काटती है, इसलिए यह नदी क्या है, इंपॉर्टेंट है। फिर देखो साबरमती नदी। साबरमती नदी इसलिए फेमस है क्योंकि गांधी जी जो अपना आश्रम बनाए थे वो कहाँ बनाए थे, साबरमती नदी के किनारे बनाए थे। राजस्थान के मेवाड़ पहाड़ी के समीप उद्गम स्थल स्थित है। अहमदाबाद शहर इसी नदी के किनारे क्या हुआ, बसा हुआ। फिर देखो भरत पूछा, है ना, यह केरल की सबसे बड़ी नदी है। केरल की सबसे बड़ी नदी का क्या नाम है, भरत पूछा। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर, अन्नामलाई पर्वत है। फिर देखो पेरियार। कौन सा टॉपिक, पेरियार। यह केरल की दूसरी बड़ी नदी है जो अन्नामलाई पर्वत से निकलकर अरब सागर में क्या हो जाती है, मिल जाती है। फिर देखो ये था हम लोग ऊपर जितना पढ़े वो बंगाल की खाड़ी नहीं, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अब हम लोग पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले क्या, प्रमुख नदी। तो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी जाती है, सो देखो सबसे पहला आया महानदी। कौन सा आया, महानदी। इस नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की चोटी के निकट सिहावा श्रेणी से है। यह नदी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में क्या होती है, प्रवाहित होती है। फिर ध्यान से देखेंगे भारत का सबसे लंबा बांध, ध्यान से देखो क्वेश्चन बन जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो किस नदी पर बना हुआ है, महानदी पर बना हुआ है। एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कहाँ है, तो किस नदी पर है, तो जवाब देंगे सतलज नदी पर, है ना। और उस बांध का नाम है भाखड़ नागल बांध। 2 क्वेश्चन अलग अलग, एक ऊंचा और एक क्या, लंबा। फिर देखो महानदी की कुल लंबाई कितना है, 860 किलोमीटर है। फिर देखो टॉपिक्स आगे क्या है, गोदावरी। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, यानी दक्षिण भारत का क्या है, सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण का क्या, गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है। कहां पर है, महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकम श्रेणी में है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई कितना, 1465 किलोमीटर। यह नदी आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश का कहां पे, मछलीपट्टनम के निकट बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन है जानते हो, देखो इसकी सहायक नदियां पूर्णा, फिर है वर्धा, प्राणहिता, मंजारा, है ना, वेनगंगा, पेनगंगा, ये सब इसकी क्या है, सहायक नदी है। किसकी, गोदावरी नदी की। सब याद रखेंगे। फिर देखो कृष्णा नदी। इस नदी का उद्गम स्थल कहां पर, तो कर्नाटक के महाबलेश्वर के निकट पश्चिम घाट पर्वत श्रेणी है। यह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के समीप बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई कितना है, 1400 किलोमीटर है। फिर देखो कावेरी नदी। कौन सी नदी, कावेरी। यह नदी सुदूर प्रायद्वीपीय भारत की क्या है, सबसे लंबी नदी है। अर्थात भारत के सबसे दक्षिण की भाग की है क्या, सबसे लंबी नदी है। इस नदी का उद्गम स्थल कहां पर, तो कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत है। फिर ध्यान से देखो इसकी कुल लंबाई कितना है, 760 किलोमीटर है।
भारत का दूसरा बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। भारत का दूसरा बड़ा जलप्रपात कौन बनाती है? कावेरी नदी बनाती है। और दूसरा बड़ा जलप्रपात का क्या नाम है? शिव सुंदरम नाम है। क्या नाम है? शिव सुंदरम। और आपसे सवाल भी कर दिया है, तो बताइए कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? चलो, तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, देखो आगे क्या लिखा है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? जोगा गोरसोपा जलप्रपात है, जो किस नदी पर है? सरबती नदी पर क्या है? स्थित है। सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद रखेंगे। देखो, झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? हुंड्रू जलप्रपात है, जो किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर है। फिर देखो अगला टॉपिक, ये नदी का टॉपिक यही खत्म होता है। फिर आगे झील है। भारत का अधिकांश झील उत्तर में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। कुछ झील समुद्र तटीय क्षेत्रों में है और कुछ मैदानी क्षेत्रों में भी क्या है? स्थित है। देखो, झील कहते हैं किसको? उसकी परिभाषा, पृथ्वी के सतह के गर्त वाले भाग, यानी जहां पर गड्ढा हो गया, गर्त मतलब गड्ढा, गड्ढा वाले भाग जहां जल जमा हो जाता है, वह क्या कहलाता है? झील कहलाता है। बड़े आकार वाले झील को समुद्र भी कहा जाता है। बहुत जो बड़ा आकार हो गया उसे क्या कहा गया? समुद्र। जैसे कैस्पियन सागर, मित्र सागर, अरल सागर, ये सब क्या है? झील का ही नाम है। देखो, भारतीय झीलों को भी कई भागों में क्या किया गया? बांटा गया है। पहला आया विवर्तनिक झील, जिसका एग्जाम्पल कौन आया? उलर झील आया, है ना। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन है? उलर झील है। फिर देखो, और विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन है? सुपीरियर झील। कौन सा है? सुपीरियर झील है। फिर देखो, ज्वालामुखी के क्रेटर द्वारा निर्मित झील, जिसको किसके द्वारा? ज्वालामुखी के द्वारा जो निर्मित हुआ, वो कौन है? लोनार झील है। फिर देखो, तीसरा आया लेगुन। लोनार झील कहां पर? महाराष्ट्र में। लेगुन निर्मित झील कौन सा? लेगुन के द्वारा, यानी समुद्र के किनारे जो झील बना। उड़ीसा का चिल्का झील, है ना, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का क्या है? झील है। फिर देखो, आंध्र प्रदेश का कोलेरू झील, तमिलनाडु का पुलिकट झील, ये सब क्या है? लेगुन निर्मित क्या झील है। आगे टॉपिक्स कल रहेगा। टॉपिक्स देखो, झील का आगे टॉपिक है हिमानी एवं ग्लेशियर निर्मित झील। इसके द्वारा बना हुआ, बर्फ के ग्लेशियरों के द्वारा क्या हुआ? बना हुआ क्या है? झील। एक अधिकांशतः कहां पर पाया जाएगा? उत्तराखंड में, यानी हिमालय क्षेत्रों में पाया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल नैनीताल झील, भीमताल झील, राकसताल झील, ये सब कहां पर? तो उत्तराखंड में स्थित है सब झील है। फिर देखो, वायु द्वारा निर्मित झील, यानी जब हवाएं बह करके क्या करती है? बालू के उड़ा करके लेके चल जाती है। और जब बालू को उड़ा करके लेके चल जाती है तो वहां गर्त बन जाता है, और गर्त यानी गड्ढा बन जाता है। तो वहां पानी जो जमा हो जाता है, किसका निर्माण करता है? झील का। देखो, यह खासकर राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्रों में पाया जाता है। एग्जाम्पल सांभर झील, डिडवाना झील, पंचभद्रा झील, ईटीसी। यह सभी झील किसका है? तो खारे पानी का। यहाँ पर किस प्रकार का पानी पाया जाता है? खारा पानी। भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन है? गुरु गोविंद सागर झील है ना, जो किस पर? भाखड़ नागल बांध परियोजना है ना, भाखड़ नागल बांध बनाया गया, उस बांध के बनने के कारण से बन गया। ठीक है। लोकटक झील विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील है। ठीक है, जो मणिपुर में क्या है? स्थित है। यहाँ पर एक पत्ता पाया जाता है। इस पत्ता का आप उस पर चढ़ जाइएगा तो पर भी वजन सहने की क्षमता होता है। पानी पर वो तैरता हुआ रहता है ना। झीलें मानव के लिए क्या अत्यधिक लाभदायक है। यह नदी के सुचारू रूप से बहने के लिए क्या करती है? मदद करती है। झीलों का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो जल विद्युत उत्पादन करने में किया जाता है। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन क्या करती है? लोगों को आकर्षित करती, पर्यटन को बढ़ाती है। फिर क्या लिखा है? देखो, देश में नदी की सफाई के लिए गंगा एक्शन प्लान, GAP लिखा रहेगा, GAP, जिसका फुल फॉर्म होता है गंगा एक्शन प्लान। कब शुरुआत किया गया? 1985 में शुरुआत किया गया। फिर देखो, नदियों की अर्थव्यवस्था में महत्व, यानी भारत ऐसा देश में नदी का क्या जरूरत है, क्या महत्व रखता है, उसको देखो। तो जितने भी बड़े बड़े शहर है ना, सबका सब शहर किसी न किसी नदी के किनारे क्या हुआ है? बसा हुआ है। वहां से क्या करता है? पानी लेता है उस नदी से, है ना, उसका उपयोग करता है और फिर परिष्कृत कर कचरा उचरा सब किधर भेज देता है? दूसरे नदी के आगे से लेता है और पीछे की ओर क्या कर देता है? भेज देता है। जहां जहां बड़ी बड़ी नदी है वहां पर नाव ले आना, नाव ले जाने का भी काम किया जाता है।
वही लिखा है, देखो जितने भी बड़े शहर है ना, अधिकांशतः शहर किसी ना किसी नदी के किनारे बस क्या हुआ है, बसे हुए हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, हुगली नदी के किनारे। दिल्ली ले लीजिए, किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यमुना नदी। कानपुर ले लीजिए, किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी के किनारे, है ना। आप प्रयाग ले लीजिए, पटना ले लीजिए, ठीक है। क्या बोलते हैं, मुंबई ले लीजिए, मुंबई समुद्र के किनारे बसा हुआ है। तो किसी ना किसी प्रकार से समुद्र या नदी के किनारे क्या हुआ है, बसा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए क्या है, अनिवार्य है। बहुत सारे क्रियाकलाप लोग करते हैं। क्या लिखा है, देखो भारत जैसा देश में क्या किया जाता है, जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। कृषि कार्य करता है लोग अधिकांशतः। फिर देखो नदी प्रदूषण, अगला टॉपिक क्या आया, नदी प्रदूषण। नदी प्रदूषण कहाँ है, तो देखो जहां एक तरफ लोग क्या करते हैं, नदी जल का प्रयोग कर घरेलू में, औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में कर लेते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ क्या होता है कि उद्योग का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरा, घरेलू कचरा सब कहाँ पर, नदी में बहा दिया जाता है या नदी में मिला दिया जाता है, जो नदी को क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। नदियों में प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए सरकार के द्वारा क्या, बहुत सारे एक्शन काम लिए गए हैं, यानी अनेक प्रकार का कार्य किया जा रहा है। अगला टॉप पॉइंट है, मनुष्य तथा जीव जंतु का जीवन जल के बिना संभव है क्या, नहीं संभव है। अर्थात जल ही क्या है, जीवन है। ये चैप्टर आपका क्या हो गया, इंड हो गया।